अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ स्केल। ठीक है। इंटरनल का मतलब होता है कि कोई भी इकनॉमी जो है हमारी वो अगर उसका जो फ़ायदा इंटरनली हो रहा है, मतलब अगर उसके अंदर की कोई तब्दीली आई है जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि एक इंटरप्रेन्योर ने अगर कोई ये चीज़ लगाई है, लाइक अगर उसने कोई मशीन लगाई है, कोई प्रोडक्ट यूज़ की है, तो उसको फ़ायदा किसको हुआ? उसको फैक्ट्री के अंदर फ़ायदा हुआ है ना, फैक्ट्री की बाहर फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फैक्ट्री के अंदर उसने कुछ चेंज किया है जिसकी वजह से फैक्ट्री को फ़ायदा हुआ। ठीक है। इंटरनल, इन अंदर, अंदरूनी अंदरूनी कुछ चेंजिंग की वजह से पूरी फैक्ट्री को फ़ायदा हुआ है। ठीक है। एक्सटर्नल जो बैरूनी होती है चेंज, कुछ भी गवर्नमेंट की वजह से कोई प्राइस में चेंज आ गया है, या प्राइस के अलावा कह लें कि कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट अगर मिल जाए तो इंटरप्रेन्योर को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सड़क बनाई है, तो फ़ायदा बाहर की तरफ से हो रहा है अंदर फैक्ट्री को। ठीक है। और जो अगर अंदर की तरफ से कुछ चेंज हो, नई मशीनरी, मॉडर्न मशीन्स अगर हम यूज़ करें, कोई एंटरप्रेन्योर अंदर की है, और अगर इसी तरह अगर वो एक्सपर्ट लेबर अंदर लगा रहा है, तो उसका भी फ़ायदा होगा उसी को। ठीक है। अंदरूनी हिसाब से। और बैरूनी वो होगा कि जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है उसकी प्राइसेस में कमी आ जाए, या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाए। तो इस तरह आज इनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स में हमारे पास है जी, फॉलोइंग आर द इंटरनल इकोनॉमिक्स बाय विच अ फर्म बेनिफिट इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली। ठीक है। इंटरनल इकोनॉमिक्स में वो होती है जिसमें जो फर्म है उसको खुद ही फ़ायदा हो, वो करे भी खुद और उसको फ़ायदा भी खुद हो। तो उसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट आ जाता है वो है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। पहले हमारे पास क्या है जी पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि है इंटरनल इकोनॉमिक्स में। इंटरनल मतलब अंदर में अंदरूनी कोई चेंज हो। ठीक है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या होता है। administrative economics, when the expansion of a product unit या फिर फॉर्म आउटपुट प्रोडक्ट एक्सप्लेन, जिस वक्त एक फर्म में ज़्यादा मकदार में प्रोडक्ट बनाएगी, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा मकदार में बनाएगी, बेचेगी, तो उसका रेवेन्यू भी तो ज़्यादा आएगा ना। एक ये होता है कि अगर वो खुद ही प्रोडक्ट या अपनी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट की, उसकी तादाद को बढ़ा दे, उसकी लिमिट को बढ़ा दे, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। जो भी फ़ायदा होगा वो कंपनी को अंदर ही होगा, लेकिन इसमें है कि उसने खुद ही प्रोडक्ट को इंक्रीज़ किया, एक्सपर्ट किया। ठीक है। ना कि फिज़िकली उसने मतलब उसकी बॉडी चेंज नहीं की अपनी फर्म की, यानी कि उसने एक बिल्डिंग अगर सेकंड फ्लोर उसने न्यू नहीं बनाया, या ना ही उसने ग्राउंड या फिज़िकली उसको बॉडी उसकी चेंज नहीं की, बल्कि उसने अपनी प्रोडक्ट चेंज कर दिया। ठीक है। प्रोडक्टिविटी लेवल उसने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उसको मुनाफा शुरू हो गया। एंड ओके, बट द मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द फर्म डज नॉट एक्सप्लेन। ठीक है। लेकिन उसने अपनी जो मैनेजमेंट बॉडी है एक फर्म की, उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। बाय द सेम एक्सप्लेन, इसी चीज़ पर हिंस रेवेन्यूज ऑफ द फर्म इंक्रीज ऑन वन हैंड। ठीक है। इसी मतलब स्ट्रक्चर पर जो उसने फर्म बनाई हुई थी, उसी स्ट्रक्चर पर उसने अपना इंक्रीज़ किया प्रॉफिट को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर। ठीक है। अपने तादाद जो मकदार वो बना रहा था, उस मकदार से स्केल उसने बढ़ाया, तो उसको प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। ऑन वन हैंड एक तरफ उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, और दूसरी तरफ क्या हो गया है, अगर उसने, क्योंकि वो बड़ी मकदार में बना रहा था, जब हम बड़ी मकदार में बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर रिड्यूस्ड। जो हमारे ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो फैक्टर्स हमें ज़रूरत होते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। उसमें
अगर वो किराया लेट सपोज अगर दे रहा था एक फर्म को जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री उसने फर्म बनाई हुई है, तो देन आल्सो उसने अगर 10 चीज़ें बना रहे हैं तो 50 पे भी उसका किराया तो नहीं ना बढ़ेगा। मालिक ये तो नहीं पूछेगा कि तुमने मेरी जगह पे कितने बनाए, ठीक है। उसको तो अपने किराए से मतलब है, ठीक है। मशीनें भी ये नहीं कहती कि हम एक वक्त में ही काम करेंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ है, एक चीज़ का एक तरफ हो सकता है तो उसी चीज़ से हम लोग कई चीज़ें भी बना सकते हैं। अगर वो उस पर ख़र्चा एक चीज़ का उतना ही है तो वो ज़्यादा अगर बनाएगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन, ठीक है। ये किसकी वजह से है, जे उसकी एक्सप्लेन करने की वजह से उसको एक बेनिफिट हुए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी टेक्निकल इकोनॉमिक्स। टेक्निकल इकोनॉमिक्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, टेक्निकल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड ऑटोमेटिक प्लांट्स द आउटपुट लेवल ऑफ अ फर्म इंक्रीज, ठीक है। जिस वक्त एक फर्म टेक्निकल मशीन्स लगाई गई, ज़्यादा मशीन, अगर वो पहले हाथ से धागा बूंद रही थी, फिर उसने कलीन बनाने के लिए मशीनरी का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो आप खुद इस पे करें कि मशीन ज़्यादा निस्बत हाथ के ज़्यादा स्पीड से काम करेगी, ठीक है। एक के बजाय 10 बनाएगी, वो भी कम टाइम में और ज़्यादा नीट एंड क्लीन, ठीक है। अगर उसने मॉडर्न मशीन या फिर अगर वो प्लांट्स हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, जैसे वाटर प्लांट भी होते हैं, जो गैस हम निकालते हैं ये भी प्लांट होते हैं। अगर ऑटोमेटिकली हो, जो बंद हो जाए मशीन तो वो गर्म होने पर खुद ही बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिक प्लांट अगर हो तो उसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सस्ती चीज़ होगी तो वो भी जल्दी जाएगी, और जो अगर कीमती चीज़ होगी, महंगी होगी, वो एक टेक्निकल नई ईजाद के मुताबिक वो यूज़ करेगा तो उसकी आउटपुट प्रोडक्ट भी बढ़ेगी, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और इन दिस वे प्रॉफिट ऑफ अ फर्म आर इंक्रीज, इस तरह फर्म का एक प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला है जी हमारे पास कमर्शियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है जी, कमर्शियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। कमर्शियल इकोनॉमिक्स में क्या है जी, कमर्शियल इकोनॉमिक्स आल्सो अकर टू अ फर्म विद इन एक्सपेंशन। ये भी है कि अगर जब हम अपनी फर्म को बढ़ा देते हैं, उसको लार्ज स्केल में अमाउंट्स रॉ मटेरियल जब हम बढ़ाते हैं उसका स्केल, तो हम जब रॉ मटेरियल लार्ज स्केल में लेते हैं दूसरे फर्म से अपने मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो इस तरह हमें वो प्रोडक्ट जब हम बंडल्स के हिसाब से, क्योंकि लार्ज अमाउंट में जब हम लेंगे तो हमें ऑफ कोर्स चीज़ें लार्ज अमाउंट में बंडल्स के हिसाब से मिलेंगी, तो डिस्काउंट ओबियसली हमें मिल जाता है। क्योंकि 5% डिस्काउंट, 10, 20 वट एवर, जिस एक एक चीज़ पे भी अगर उसको डिस्काउंट मिले तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। बंडल में अगर वो चीज़ें ख़रीदते हैं तो दूसरी फर्म से कॉस्ट में उसको चीज़ें कम मिलेंगी, ठीक है। और इज़ द आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेल इन अ लार्ज स्केल। जिस टाइम वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, अगर वो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहे तो ऑब्वियसली उसको लार्ज अमाउंट उनमें चीज़ें भी चाहिए, ठीक है। फॉर दिस advertisement and are given in TV, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। हिंस आउटपुट इज सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड देयरफॉर रेवेन्यूज ऑफ द फर्म आल्सो बिकम लार्ज। जैसे कि अगर वो टेलीविज़न लेट्स सपोज ले रहे हैं, तो उसको अगर फर्म टेलीविज़न्स में, क्योंकि एक टेलीविज़न की प्राइस लेट्स सपोज हम 10,000 कर देते हैं, तो अगर वो ज़्यादा टेलीविज़न ले रहे हैं तो उसको अगर डिस्काउंट के साथ मिले 50 अगर वो 50 या 20 अगर वो टेलीविज़न ले और उसको 20 पर 3 अगर हम टेलीविज़न कह दें कि डिस्काउंट पर मिल रही हैं या होल सेल पे उसको 7,000 पे मिल रही हैं, तो आप खुद सोचें कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जस्ट हम बंडल के हिसाब से लार्ज फर्म है तो बंडल के हिसाब से वो चीज़ ले रहे हैं, तो उसको चीज़
बाहर से जब वो ख़रीद रहे तो उसको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, ठीक है। अगर वो एक दो लेगा तो फर्म को, क्योंकि फर्म जो होती है उन्होंने भी पूरी कीमत पे लेनी है, और अगर वो ज़्यादा कीमत में ले रहे तो अगले डिस्काउंट कर देते हैं। इस तरह भी फर्म की अपनी मतलब अपनी हिलचुल की वजह से उसी को मुनाफा हो रहा है, ठीक है। बैरूनी की वजह से नहीं हो रहा, अंदरूनी की अंदरूनी ही उसने सोचा और नहीं ख़रीदी, खुद ही नहीं ख़रीदी, ठीक है, और उस जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइनेंशियल इकोनॉमीज, ठीक है। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज ऑफर लोन्स मोस्टली टू द लार्ज फर्म, ठीक है। जो बैंक्स और दूसरे जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जो लार्ज फर्म होती हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार होते हैं, उन्हें ख़ुद ऑफर्स करते हैं कि आप हमसे कर्ज़ा लें, ठीक है। 1 साल का कर्ज़ा माहाना आप लें या माहाना आप लें अपने कारोबार को सेट करने के लिए, ठीक है। ये उनको सहूलत मिल जाती है, विच हेल्प देम टू इकनॉमिक्स द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। ये चीज़ उनको जो रिसोर्सेज, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए लेट्स सपोज अगर माली हालात की वजह से अगर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक मंथ में कोई ऐसा आ गया, अगर फिर लेट्स सपोज कि उतार चढ़ाव में कि उनको अगर प्रोडक्ट में कुछ पैसे रकम कम पड़ रहे हैं, ये पैसों की ज़रूरत है, तो जो बड़े पैमाने पे लोग बना रहे होते हैं प्रोडक्ट को, उनको जो बैंक और दूसरे होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो ख़ुद ऑफ़र करते हैं लोन्स के लिए, ताकि वो अपने जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं वो खुद ख़रीद सकें, ठीक है। जो रिसोर्सेज उन्हें चाहिए। लोन्स आल्सो हेल्प देम टू इंक्रीज़ देयर अर्निंग, ठीक है। लोन्स लेने से, क्योंकि पैसे की कीमत तो आपको पता है कि बाकी साथ कम हो जाती है, लेकिन जिस टाइम वो चीज़ बना लेंगे तो उनको तो डबल प्रॉफिट होगा ना। जब ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे तो फर्म को तो बिज़नेस में प्रॉफिट होगा, लेकिन लोन तो उधर का उधर ही रहेगा। तो वो विद इन मतलब लेट्स सपोज उन्होंने वीक में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, लोन लिया है, देन उन्होंने वो चीज़ें बेची हैं, तो उनको जितना उन्होंने लोन लिया उसके 3% उनको तो प्रॉफिट मिल गया। तो ओवरऑल जब हम देखें तो वो लोन उन्हें अर्निंग में ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर उन्होंने जब प्रॉफिट मिल गया तो वो प्रॉफिट उनकी पॉकेट में जाएगा, बाकी वो उसी प्रॉफिट से लोन भी अदा कर सकते हैं और अपने खर्चे भी अदा कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम उन्हें कुछ भी बेहंगम हालात की वजह से किसी से लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कारोबार में मोस्टली आपको प्रॉफिट मिलता है। हाँ, अलबत्ता बाज़ का कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, सीजन्स वगैरह इसकी वजह से या माली हालात की वजह से, मुल्क की ख़राबी की वजह से, जिसकी वजह से सम टाइम कारोबार जैसे भी पीछे कोरोना की वजह से बंद हो गए थे, तो ऐसे हालात बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि हमें लोन लिया और नुकसान हो गया और फिर हमें बैंक के कर्ज़े में पड़ गए। मोस्टली कर्ज़ा लेने के बाद कारोबार रन करते ही है और चलता भी है, और लोग फिर डबल कमाते हैं और लोन वापस कर देते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है जी इकोनॉमिक्स इज़ द यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ production which when the output is produced at a large scale, the principle of division of labor and specificities आर एम्प्लॉय। जब हम बड़े पैमाने पे अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, ऑफ कोर्स फिर हम डिफरेंट सेक्टर्स बना देते हैं कि लेबर्स में कौन से लेबर्स ने इस सेक्शन में बैठना है, कौन से डिपार्टमेंट में बैठना है। हम लोग फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं मुख्तलिफ लेबर्स के, फिर उनको हम उनके काम पे लगा देते हैं। जिस टाइम वो काम करते हैं ऑफ कोर्स उनको समझ आ जाती है, तजुर्बा हो जाता है, वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उस काम में, ठीक है। जिस टाइम वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो वो गलती का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। वो अपने काम में गलती नहीं करते फिर तो, और उनकी जो टाइमिंग होती है या इवन के वो मतलब जिसको कहते हैं कि वो काबिल एतबार हो जाते हैं, काबिल भरोसा हो जाते हैं, ठीक है, और एफिशिएंट हो जाते हैं। अगर एक बंदा एक काम में एक्सपर्ट है ख़ास कर तो उसकी मिस्टेक का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल होता है, जो अनएफिशिएंट होता है, जो जिसको तजुर्बा नहीं होता या जो स्पेशलिस्ट नहीं होता, वो लेबर जो होता है वो रॉ मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी वजह से इस्तेमाल होने की बजाय वेस्ट हो जाती है चीज़
वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो ज़ाया हो गई तो मतलब ज़ाया हुई चीज़ नहीं बल्कि पैसे ज़ाया हुए, ठीक है। वो चीज़ जो आती है वो पैसों से आती है ना। अगर किसी ने ज़्यादा जो मिकदार है हर चीज़, लेट्स सपोज अगर किसी ने सोप की बना रहा है, कोई कंपनी है और उसने अनस्पेसिफिक लेबल लगाए, तो वो कितना चीज़ ज़ाया करेगा पहले तो, ठीक है। और वही जो फार्मूला होगा वो जो यूज़ करेगा एक्सपर्ट बंदा, ऑफ कोर्स गलती का भी चांस नहीं होगा, चीज़ भी सही बन जाएगी, चीज़ टाइम पे भी बनेगी, क्वांटिटी भी ठीक होगी, क्वालिटी भी ठीक होगी और चीज़ें ज़ाया भी नहीं होगी। जो अनएक्सपर्ट होगा वो पहले तो मशीन में भी ख़राब कर दे, मे बी वो चीज़ों को कैसे बनाए। कंपनी ऑफ कोर्स अगर उसने फार्मूले में कुछ भी गड़बड़ कर दी, यूज़ किया जो शैम्पू यूज़ अगर वो बना रहा है, अगर वो उसमें लेबर को क्योंकि लेबर ही बनाएगा तो बाज़ार में चीज़ बिकेगी ना। लेबर ने अगर चीज़ अंदर ही से गड़बड़ कर दी, कुछ उसमें उसको सेंस नहीं है, उसने पहले बनाई नहीं वो चीज़, उसको नहीं पता, तो वो गड़बड़ कर दिया, तो उसका किसको ख़जाना भुगतना है। पूरी इंडस्ट्री को एक बंदा अंदर से ख़राब है, उसने काम ठीक नहीं किया, वो अनस्पेसिफिक है, तो उसको नुकसान हो जाएगा ना पूरी फर्म को। इसी तरह अगर स्पेशलिस्ट है तो यह नुकसान नहीं होगा, ये ख़तरा नहीं उठाना पड़ेगा फर्म को, सही है। तो इसी तरह जो कुछ स्पेसिफिक है तो उसको उसकी स्पेशलिटीज़ उसको डबल काम करवाती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो नुकसान नहीं करेगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सही है। और अगर उसी के बजाय अनएफिशिएंट बंदा हो जो एक कभी इस काम पे लगे कभी उस काम में, उसका एक किसी एक काम में हाथ ना बैठा हुआ होगा, तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ना। लेकिन एक बंदा सुबह से शाम एक काम करता है, डेली वेजेस पे एक काम करता है, तो उसको वो एक्सपर्ट हो जाता है उस काम को करने में, जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये है कि एक तो टाइम नहीं वेस्ट होता, ठीक है, दूसरी रॉ मटेरियल नहीं वेस्ट होती, सही है, और चीज़ भी परफेक्ट क्वालिटी में बन जाती है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है जी एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगला हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो बाहर अगर जिसमें एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में आ जाता है गवर्नमेंट या कोई फर्म हमारे जो हमारी हमारी फर्म के करीब अगर कोई ट्रांसपोर्ट बन गया, रोड बन गया, तो हमें फ़ायदा हो गया, ठीक है। अगर कोई वर्कशॉप बन गई है, जैसे अगर हम हमारे पास कोई शॉप है केसिंग वगैरह की गाड़ियों की ठीक करने की, और वर्कशॉप मज़ीद टायरों की दुकान है और वर्कशॉप दूसरी करीब बन गई है, या गैराज के पास अगर वर्कशॉप बन गया है, तो ऑफ कोर्स जो फर्म्स उनके इन फर्म्स और गैराज के करीब करीब फर्म्स होंगी उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर एक साइकिल वाली अगर फर्म बना रही है साइकिल, और अगर उसी के करीब दूसरी फर्म जो साइकिल के टायर्स बना रही है, तो वो ऑफ कोर्स साइकिल वालों को बेचेगी, और उसको वो फ़ायदा किसको हो रहा है, ठीक है। वो बाहर की तरफ से हो रहा है फ़ायदा, अंदर की तरफ से तो नहीं हो रहा ना। बाहर की चीज़ बनी है, फ़ायदा अंदर को हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब एक ये भी होता है कि लेट्स सपोज करे कोई और भुटके कोई, ठीक है, होगा किसी और की तरफ से लेकिन फ़ायदा किसी और को पहुंचेगा, ठीक है। और इसी तरह ये सिर्फ फ़ायदे में नहीं आ जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स से, ये नुकसान में भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक लेट्स सपोज आप एक घर की मिसाल ले लें, अगर आप मोहल्ले की मिसाल एक ले लें कि जैसे ये एक बंदे के घर के बाहर पानी खड़ा है, ठीक है। वो पानी अगर वो गिरा रहा है, उसका पानी टैंकी से ज़ाया हो रहा है, गिर रहा है, तो उससे जो भी मोहल्ले में से गुजर रहे हैं, कोई गाड़ियाँ गुजर रही हैं, चीकड़ हो रहा है, तो पूरे मोहल्ले को नुकसान है। जो मोहल्ला गुजरेगा पानी में से उसके कपड़े गंदे होंगे, कर रहा तो कोई है, कोई अपने किसी की हो रहा है काम, पानी आ रहा है घर से, लेकिन नुकसान तो पूरे मोहल्ले को हो रहा है ना। मोहल्ले वालों के बीच में क्या कसूर है, ठीक है। इसी तरह या आप कोई भी घरेलू मिसाल ले सकते हैं कि नुकसान भी हो सकता है लेकिन हो किसी दूसरे की तरफ से, लेकिन फ़ायदा या नुकसान आपको या फर्म को पहुंच रहा हो, ठीक है। आई होप आपको मज़ीद क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं नीचे, ठीक है। अच्छा, external economics occurs to each firm as a result of a expansion of the industry as a whole. Such economics are obtained by a firm particularly when there is a concentration of firm
एट अ सर्टेन प्लेस दीज इकोनॉमिक्स आर एज आर फॉलोज। ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जिनकी वजह से जो बैरूनी हैं क्या क्या चेंज होते हैं, अभी हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि बैरूनी क्या क्या तब्दीलियाँ आए तो फर्म को, फ़िलहाल हम फर्म के फ़ायदे की ही बात करेंगे। ठीक है, तो फर्म को क्या क्या फ़ायदा होता है। पहला हमारे पास पॉइंट है जी रिडक्शन ऑफ प्राइसेस, रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ मशीन्स। ठीक है, अब देखने से भी, हेडिंग देखने से भी पता चल रहा है कि अगर मशीन्स की कीमतों की जो प्राइस है, अगर वो प्राइस कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, विद द एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर goods industry and capital goods industry firm impairs to produce machines at a large scale. Hence, machines are available to firm at cheaper rate. जिस टाइम फर्म लार्ज स्केल में बनाएगी अपना प्रोडक्ट, तो जिस टाइम ऑफ कोर्स अगर एक मशीन के ऊपर हर, क्योंकि इंसान की जैसे लिमिट होती है काम करने की, मशीन की भी इसी तरह काम करने की एक लिमिट होती है। एक मशीन एट ए टाइम अगर 5 यानी कि बनाती है प्रोडक्ट, उसकी आइटम 5 हैं, इससे ज़्यादा वो अगर आइटम नहीं बना सकती, स्विच ऑफ हो जाती है, तो ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर को मज़ीद मशीनें बाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब वो मज़ीद मशीनें बाई करेगा, तो अगर फर्म को बढ़ा रहा है, लेट्स सपोज अगर उसको एट अ टाइम 6 मशीन्स मज़ीद चाहिए, 2 थी पहले, 2 की बजाय अब उसको 6 मज़ीद चाहिए। ठीक है, तो जिस टाइम वो 6 मज़ीद मशीन्स लेगा, तो उसको जब जो मशीनें बाहर से जब वो लेगा, तो उसको मशीन्स चीपर रेट पे पड़ेंगी। ठीक है, उसका जो रेट होगा वो उसको कम रेट्स में पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा ले रहा है बड़े फर्म में। ठीक है, तो फ़ायदा किसको हो गया, प्राइस मशीन्स के अगर काम होगी तो बाहर से, तो अंदर अंदर फ़ायदा हो गया, अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। Establishment of worksheet। ठीक है, many products many product entrepreneurs set up a workshop। ठीक है, where many forms of the same industries are concentrated. In this way, firms get facilities for repair of their machines at a normal एक्सपेंसेस। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम बात करते हैं कि जिस टाइम एक फर्म अगर बन गई है, लेट्स सपोज अगर एक फर्म है, हम किस चीज़ की एग्जांपल लें, हम अभी मेरे माइंड में एग्जांपल हम लें कि कोई फर्म है, मैनी प्रोड्यूसर, मतलब अगर एक फर्म है चीज़ बना रही है। ठीक है, और अगर साथ ही एक और प्रोड्यूसर है, उसने एक और फैक्ट्री अपनी बना ली है, जो कि उसी प्रोडक्ट को जो रिपेयरिंग की है। ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट एक फैक्ट्री बनी हुई है प्रोडक्ट बनाने वाली, साथ ही उसी प्रोडक्ट की फैक्ट्री बन गई उस चीज़ को रिपेयर करने वाली, तो इस तरह दोनों फर्म्स को फ़ायदा हो गया एक दूसरे से। ठीक है, हेल्प हो गई एक दूसरे को, एक दूसरे की हेल्प हो गई है कि जिस टाइम में कुछ चीज़ें ख़राब हो गई है, तो वो रिपेयर करने में, नॉर्मल करने में चीज़ को कम पैसों में उसको अपनी चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, और पैसे भी उसको एक्सपेंसिव भी नॉर्मल ही देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क, चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इंडस्ट्री। ठीक है, स्पोर्टिंग इंडस्ट्री से मुराद ये होता है कि when the expansion of industry of a certain goods sporting industries come into existence, which manufacture part to be used in that industry। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसी फैक्ट्री बन गई है जो उसके जो मैन्युफैक्चर पार्ट्स हैं, वो आपने लेट्स सपोज यूज़ करने हैं, तो आपको सपोर्ट हो जाएगी, देयर पार्ट आर अवेलेबल टू फर्म एट अ लार्ज रेट, लोअर रेट। ठीक है, उसके जो पार्ट्स होंगे आपको कम कीमत पर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, विद द एक्सपेंशन ऑफ साइकिल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, स्पोर्टिंग इंडस्ट्री
have come into existence which manufacture टायर्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। अगर पाकिस्तान एक फैक्ट्री बना रहा है साइकिल्स की, तो उसी के साथ अगर दूसरी फैक्ट्री बन गई है स्पोर्टिंग फैक्ट्री जो कि टायर्स और ट्यूब्स बनाती है, तो इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट बढ़ाने में और और जो फैक्टर्स ख़रीदने के लिए उसको यूज़ करेंगे इंडस्ट्री से, वो उसको कम पैसों में मिलेंगे, and provides them to the firm of cycle industry at the economic rate, ठीक है। उसको वो जो साइकिल के प्रोडक्ट्स हैं वो उसको मुनासिब कीमत पर फराहम करेंगे। इन दिस वे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइकिल आर रिड्यूस। इसी तरह जो फर्म की कॉस्ट है प्रोडक्शन की, क्योंकि अगर वो चीज़ें कम प्राइस में ख़रीदेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट लगती है चीज़ों को ख़रीदने में है, तो अगर उसकी कॉस्ट कम चीज़ों को ख़रीदने में लगेगी तो ऑब्वियसली उसको मुनाफा होगा, ठीक है। और क्योंकि जब कोई एक फर्म बना रही है, लेट्स सपोज वो साइकिल की फर्म है, और साथ अगर उसकी टायरों वाली फर्म है, तो वो उसको सस्ते प्राइस पे इसलिए देती है कि वो ना, क्योंकि वो उसके कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। एक फर्म है टायर बना रही है, तो टायर अब मोमबत्ती बनाने वाला तो नहीं ना लेगा, ऑफ कोर्स टायर साइकिल वाला ही लेगा। तो वो उसको कस्टमर्स, क्योंकि एक से एक जुड़ा होता है, तो कस्टमर्स वो बनाते हैं, और कस्टमर्स बनाने के लिए वो फिर अपने टायर्स को उस फैक्ट्री को गेन करने के लिए कि वो उनके पक्के ग्राहक बन जाएं, तो वो उनको कम पैसों में देती है, ठीक है। अगर एक फर्म साइकिल वाली को फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरी जो फर्म है, वो जो दूसरा एंटरप्रेन्योर है, फ़ायदा भी तो उसी को हो रहा है ना, उसकी भी तो चीज़ बिक रही है, उसकी भी तो प्रोडक्ट है, वो बिकेगी, सेल होगी। और अगर यही फर्म जो है साइकिल वाली किसी और फर्म से लेगी, बजाय उसके जो उसके दाईं तरफ है उस फर्म से लेने की, वो जाके कहीं दूर से गाड़ी में एक्सपोर्ट करके लाएगी, तो कॉस्ट उस फर्म को भी पड़ेगा। और जब ये वाली फर्म बेचेगी, तो कभी कॉस्ट दूर पड़ने की वजह से ज़्यादातर लोग, क्योंकि करीब के तरफ से चीज़ें अपनी जो प्रोडक्ट की जो फैक्ट्रीज हैं वो ख़रीदते हैं अपनी करीब के एरिया से, तो कहीं उसको भी डर होता है कि कहीं मेरी फर्म बंद ना हो जाए, मेरी टायरों ट्यूबों वाली फर्म बंद ही ना हो जाए, तो वो इसीलिए ग्राहक को कम प्राइस पे देते हैं, ठीक है। टायर्स वगैरह दोनों को फ़ायदा होता है, उसको ग्राहक मिल रहे होते हैं और इनको कम प्राइस में मिलते हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टीज एक दूसरे की सपोर्ट भी हो जाती हैं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्री, ठीक है। द वेस्ट रॉ मटेरियल ऑफ डिफरेंट फॉर्म इज इकोनॉमिकली नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सूटेबल सब्सिडी इंडस्ट्री, ठीक है। यूज इन सब्सिडी इंडस्ट्री एंड अ फर्म इज एबल to get some extra revenues. For example, the waste raw material of sugar factories is used in the manufacture of alcohol, which has made sitting up alcohol industry, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक फर्म है, अगर वो रॉ मटेरियल को भी अगर उसके पास अपनी इंडस्ट्री का या इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, जो चीज़ें बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम लोग यूज़ करके फर्दर यूज़ करके अपने नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों में आ जाता है गन्ना भी आ जाता है, शुगर केन भी आ जाता है, आ सकता है, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन सा है, गन्ना है, शुगर केन है। और अगर जैसे मिसाल के तौर पे अगर चीनी बनाने वाली फैक्ट्री है, तो आपको तो पता है कि चीनी जब होती है वो एक दफ़ा उसको अल्कोहल के पानी से धोया जाता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर फुल वाइट हो जाए, ठीक है। उसको वाइट करने के लिए उसको अल्कोहल के पानी से एक दफ़ा धोते हैं, ठीक है। और यही अगर फर्म जो है चीनी बनाने वाली, इसी अल्कोहल को बजाय फेंकने के इसी को यूज़ करे, एक और नई प्रोडक्ट बन जाएगी। क्या ख्याल है, बनेगी या नहीं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर एक फर्म है
और वो है वो भी अगर लें कि गन्ने शुगर केन अगर वो यूज़ कर रही है, ठीक है, वो गन्ना अगर यूज़ कर रही है तो जो गन्ने का छिलका होगा वो किस लिए किसके इस्तेमाल आ जाएगा, ठीक है, वो फर्दर पेपर बनाने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है, वो आगे बेच देगी अपनी प्रोडक्ट को। जो अगर पास में पेपर बनाने वाली फैक्ट्री है, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो एक दूसरे के जिनको चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो एक दूसरे के पास पास ही बनती हैं। सब फैक्ट्रीज़ जैसे कराची में फैक्ट्रीज मोस्टली एक दूसरे के करीब करीब ही हैं, तो ये सब फैक्ट्रीज दूसरे को सेल कर देती हैं, ठीक है। अपनी मैन्युफैक्चर शुगर बनाने वाली थी तो उसने अपनी जो वेस्ट मटेरियल था वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर लिया है, मैन्युफैक्चर कर लिया है, ठीक है, अल्कोहल इंडस्ट्री को दे दिया, ठीक है, विच हैज़ हेल्प सेटिंग अप अल्कोहल इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड मैन पावर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड मैन पावर, ठीक है। ट्रेन मैन पावर का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास मज़दूर हैं वो अगर तजर्बेकार हैं, ठीक है, तो अगर हमारी इंडस्ट्री या फर्म के पास ये कोई ट्रेनिंग सेंटर बन गया है तो अगर फर्म को ट्रेन एक्सपर्ट लेबर्स की ज़रूरत है तो वो इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयड पर्सन अगर ट्रेनिंग लेंगे लेबरशिप जॉब करने के लिए तो इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, कि उसको एक्सपर्ट बंदे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह एक्सपर्ट बंदे मिलने से उसको अपना रेवेन्यू बढ़ के मिलेगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में मिलेगा। लेकिन उसने खुद तो कुछ नहीं किया ना, खुद तो उसने ट्रेन नहीं किए, ट्रेनिंग सेंटर बना है बाहर जिसकी वजह से उसको फ़ायदा हो गया, सही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैक्टर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अगर फैक्टर्स की मौजूदगी हो जाए तो ये तो क्योंकि अगर उसको ऑटोमेटिकली मिल गया कैसे फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको इधर से फ़ायदा हो रहा है ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। अपने ट्रक के हिसाब से जो चीज़ें उसने सेल करनी है या प्रोडक्ट परचेज़ करने है तो उसको इन चीज़ों में प्रॉफिट मिल रहा है, सही है। नेक्स्ट अगर बैंकिंग सर्विसेज देखें तो अगर बैंकिंग सर्विसेज उसको दे रहा है बाहर की तरफ से मिल रही हैं तो फ़ायदा उसको हो रहा है, एंटरप्रेन्योर को फर्म को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिसर्च सेंटर। अगर किसी भी फर्म के पास रिसर्च सेंटर्स बन गए हैं, ठीक है, तो जो अगर रिसर्च सेंटर बने तो ऑब्वियसली जब रिसर्च होगी एक कोई भी नई चीज़ बनेगी, कोई नई रिसर्च होगी तो नए तरीका एक कार ईजाद होगा कि नया नया क्या तरीक़ेकार है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आई होप आपको एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल इकोनॉमिक्स की समझ आ गई होगी, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन दोनों की समझ आ जाएगी, आ गई होगी। जो पॉइंट्स हमने नोट ऑन किए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, नीचे दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा।